हेलो एवरीवन, अंजलि दिस साइड। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। लिए पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ना केवल इंडिया की ही, ऑलमोस्ट सारी कंट्रियों की जो हिस्ट्री होती है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशियंट हिस्ट्री, देन मेडिवल, देन मॉडर्न हिस्ट्री। हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या था। एंशियंट हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है एक अननोन टाइम पीरियड से, रहती है 712 एडी तक। इसमें हम पूरा हिंदू एरा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पैरोलिथिक टाइम था, देन उसके बाद में मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हम ये सारी चीजें एंशियंट हिस्ट्री में कवर करेंगे। देन उसके बाद में 712 एडी से हम स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। 712 एडी में ही हम क्यों स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री? बिकॉज एक बंदा आया था, मुस्लिम रूलर था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। अगर आप सभी को पता हो कि फर्स्ट कंट्री, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली कंट्री कौन सी थी जिसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, तो वो थी पर्शिया, जो उसको आज हम बोलते हैं ईरान। देन सेकंड थी ग्रीक, जो जैसा कि आप सभी को पता है अलेक्जेंडर वहां से आया था, उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। लेकिन इन लोगों ने अटैक किया, आए चले गए। जो मेन था वो था मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है मेडिवल ऑफ हिस्ट्री। देन फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे आते हैं ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच। यहाँ पे पूरा एडवेंट होता है यूरोपियंस का। यूरोपियन आ जाते हैं मेडिवल टाइम में, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ जो होती है, इनका एक्चुअल ट्रेड जो होता है, वो 1707 से स्टार्ट होता है। अब आते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे। यूरोपियन कंपनीज एंटर इंडिया इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्वेश्चन ये आता है, ये जो सारी कंपनीज हैं ये इंडिया में किस सीक्वेंस में आती हैं, किस ऑर्डर में आती हैं? तो सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज। पोर्चुगीज आते हैं पुर्तगाल से। पहला जो बंदा था वो था वास्को डिगामा। ये बंदे ने ही सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया में आने के लिए। ये 1498 में आता है कैलीकट में। उस टाइम पे जो राजा था वहां का जैमोरिन था। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। देन फिर आते हैं डच, ये नीदरलैंड से आते हैं। फिर आते हैं इंग्लिश, ये ब्रिटिश से आते हैं। अब इन्हीं को क्यों इंग्लिश बोला जाता है, इन्हीं को क्यों अंग्रेज बोला जाता है? बिकॉज जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश से ही हुआ है। फिर आते हैं आपके फ्रेंच, फिर देन डेनिश, फिर देन सबसे लास्ट में जो आते हैं वो आपके आते हैं स्वीडिश। हमने पहले पढ़ा था अभी कि ये जो सारी कंपनीज हैं ये इंडिया में किस ऑर्डर में आती हैं, किस सीक्वेंस में आती हैं। तो सबसे पहले जो आए थे वो थे पोर्चुगीज, देन इंग्लिश, देन डच। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो कंपनीज हैं वो कंपनी कब बनती हैं? तो फिर सीक्वेंस आता है पोर्चुगीज, इंग्लिश, देन डच। ये दो ही रिप्लेस होते हैं, इंग्लिश रिप्लेस कर देते हैं डच को। इंग्लिश कंपनी पहले बना देते हैं, इंडिया आने में लेट हो जाते हैं। तो जब भी ये कभी क्वेश्चन आता है तो आप इसी सीक्वेंस में टिक करेंगे। तो पहले आते हैं पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1498 में आते हैं कैलीकट में। तो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी कोचिन। बाद में परमानेंट वाली जो होती है वो होती है गोवा। ये गोवा को एक्वायर करते हैं बीजापुर के राजा से 1530 में। अभी हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 में आते हैं सूरत एंड मसूलीपट्टनम, इनका मेन डेस्टिनेशन होता है। देन आता है डच, ये 1602 में आते हैं मसूलीपट्टनम में। देन फिर डैनिश, ये सेकंड बार एक जगह है तमिलनाडु की, ये वहां पे आते हैं। फिर आते हैं सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1664 में आते हैं सूरत। इनकी जो परमानेंट कैपिटल होती है वो होती है पौंडीचेरी। स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज इन इंडिया। तो सबसे पहले कौन था जो पोर्चुगीज में से आया था इंडिया में, जिसने किसने सी रूट को डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया? तो वो जो बंदा था वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज हु डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये आता है 17 मई 1498 को कैलीकट में। उस टाइम पे जो कैलीकट का लोकल किंग था वो था जेमोरिन। जेमोरिन इसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, बहुत अच्छा वेलकम करता है इसका। उसी टाइम पे अरब्स का ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था इंडिया के साथ में। तो पोर्चुगीज ने देखा कि भाई इन लोगों का बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, तो ऐसे थोड़ा दिक्कत होगी। तो
पोर्चुगीज चाहते थे कि उनकी मोनोपोली हो जाए, लेकिन अभी अभी आए हैं और अभी अभी मोनोपोली होना तो पॉसिबल नहीं था। तो वास्को डिगामा ये इंडिया में 3 बार ही आता है। पहली बार जब ये आता है वो 3 महीने के लिए आता है। जब ये यहाँ से वापस पुर्तगाल जा रहा होता है तो ये बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है। ये लोग ट्रेड करते हैं ब्लैक पेपर का, जो हम काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं अपने मसालों में, हम जिसको यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए ये 50 रुपए की चीज को इंडिया में खरीद रहे हैं और यूरोप में जाके 500 की बेच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कितना अच्छा ये लोग प्रॉफिट उस टाइम पे कमाते थे। तो इसके बाद में आता है पेड्रो अल्फरेज कैब्रल। ये बंदा जो आता है ये कैलीकट में फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है 1500 में। जब ये आता है तो वहीं के जो लोग थे, लोकल जो लोग थे, उनके द्वारा इस पर अटैक हो जाता है। बहुत सारे पोर्चुगीज मारे जाते हैं। बदले की आग में कैब्रल सीज अ नंबर ऑफ अरब मर्चेंट शिप्स, किल्ड हंड्रेड ऑफ क्रू एंड बर्निंग द शिप्स। ये क्या करता है, साथ में वहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब का ऑलरेडी अच्छा ट्रेड चल रहा था इंडिया के साथ में, तो वहीं पे कोस्टल एरिया में अरब के बहुत अच्छे बहुत सारे शिप्स थे। तो इसने क्या किया, उनके शिप्स को सीज कर लिया और शिप में आग लगा डाली। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो अरब के जो लोग थे उस शिप पे, वो सारे मर जाते हैं। और ये कैलीकट में भी बॉम्ब वगैरह फेंक देता है, तो पूरा कैलीकट ये सब बॉम्बेड हो जाता है। ये कुछ ट्रीटीज भी करता है वहाँ के जो लोकल के जो राजा थे, कोचीन और कन्नौरे के, वहाँ उनके साथ में ये ट्रीटीज करता है। इनके जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे ट्रेड करने के, वो 3 थे, कोचीन, कन्नौरे एंड कैलीकट। कैलीकट वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया, लेटर गोवा रिप्लेस्ड इट। जो इनकी पहली जो कैपिटल थी वो थी कोचिन। बाद में ये लोग गोवा को परमानेंट वाली बना देते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको पढ़ेंगे। गोवा को ये लोग बीजापुर के राजा से कैप्चर करते हैं, अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद जो बंदा आता है वो आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये बंदा 1505 में आया था 1509 तक के लिए। इसको अपॉइंट किया जाता है इंडिया में गवर्नर, कि इससे बोला जाता है कि आप जाइए वहां जाके जो पोर्चुगीज की जो पोजीशन है इंडिया में उसको कंसोलिडेट कीजिए। आप सपोज कीजिए अगर आपको अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है, कहीं भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करना होगा। तो साइड बाय साइड अरब का मुस्लिम का बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा था ऑलरेडी। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी मुस्लिम की जो ट्रेड करने का जो रास्ते थे वो सारे सीज कर लिए, तो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रेड था वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। इन्होंने सीज किया एडेन, ऑलमोस एंड मलक्का। ये आने जाने का रास्ता था, तो इन्होंने यही सीज कर लिया था। इन्होंने अपने कुछ फोर्ट्स को बिल्ड करते हैं, ये अंजार डीवा में करते हैं, कोचीन, किन्नौरे एंड किलीवा में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो आता है, हु वाज इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, ये एक परमिट था जो कि अब पोर्चुगीज ने ही इंडिया सी रूट का आने का रास्ता इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। तो जो कोई भी इस रूट के थ्रू आना चाहेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी एक परमिट था इंडिया में आने का। अब आता है इसके बाद में अल्फोंसो दी अल्बिकर। अल्बिकर आता है 1509 से 1515 तक, द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। इस बंदे को रियल फाउंडर बोला जाता है पोर्चुगीज का, क्योंकि इसने इतना अच्छी पोजीशन पोर्चुगीज की इंडिया में कर दी थी। इसने पूरे इंडिया के ओशियन पे इतना अच्छा कंट्रोल कर दिया था। सबसे मेन बात, इसने गोवा को कैप्चर किया था किससे, सुल्तान से ऑफ बीजापुर के सुल्तान से, जिसका नाम था अब्दुल अदिल शाह। 1510 में परमानेंट वाली कैपिटल वो नीनू दा सिन्हा इसको शिफ्ट करता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इनिशियली मेड कोचीन द हेडक्वार्टर। इनिशियली इन्होंने हेडक्वार्टर जो था इनका वो कोचीन में था। बाद में ये बंदा आता है नीनू दास सिन्हा, ये 1529 से 1538 तक के लिए आता है। ये बंदा ट्रांसफर करता है कोचीन से अपनी कैपिटल को गोवा में शिफ्ट करता है 1530। तो मेन क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जो गोवा है वो परमानेंट कैपिटल कब शिफ्ट की गई थी और किसने की थी। तो आप टिक करोगे नीनू दास सिन्हा, और जो तारीख है वो आप बोलोगे कि 1530। तो इसी टाइम पे बहादुर शाह ऑफ गुजरात सॉट पोर्चुगीज हैड ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद हुमायूं। इस टाइम पे हुमायूं की लड़ाई चल रही थी, बहादुर शाह जो कि गुजरात के जो राजा थे,
तो बहादुर शाह बोलते हैं कि पोर्चुगीज से हेल्प लेने के लिए जाते हैं कि भैया आप हमको सपोर्ट करो, हमारी जो लड़ाई चल रही है। तो पोर्चुगीज हैं भाई, आप फ्री में तो किसी का काम करने वाले हैं नहीं। ये तो 1534 में ये एक आयरलैंड देते हैं, गुजरात के जो बहादुर शाह होते हैं इनको बेसिन, और ये इनको प्रॉमिस भी करते हैं कि ये दीव भी देंगे। तो इनको ये देते हैं, तो ये पोर्चुगीज भी इनको हेल्प वगैरह करते हैं। कुछ टाइम बाद थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं बहादुर शाह और पोर्चुगीज के बीच में, तो पोर्चुगीज अपोज्ड करते हैं। फिर बाद में वो सोचते हैं कि नेगोशिएशन करते हैं, तो बहादुर शाह को इनवाइट करते हैं पोर्चुगीज अपने शिप पर रात में। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बहादुर शाह का पैर स्लिप हो गया, वो पानी में गिर के उनकी मौत हो गई। तो बहादुर शाह की मौत होती है 1537 में। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पोर्चुगीज का डिक्लाइन होता है। चलिए, नाउ कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द पोर्चुगीज, क्या कारण थे पोर्चुगीज के इंडिया में फेल होने के। तो ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, ये क्रिश्चियनिटी को फोर्सफुली ये कन्वर्ट करवा रहे थे। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो ये एक इनका बहुत मेजर फैक्टर था, फोर्सिबल मैरिज विद इंडियन वुमेन। इंडियन की जो वुमेन थी उनके साथ में फोर्सफुली ये लोग मैरिज कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पोर्चुगीज ऑफिसर आर करप्ट एंड एरोगेंट, कुछ जो ऑफिसर थे वो बहुत ही करप्ट और जो एरोगेंट थे। तो ये तीन मेजर कॉजेज हैं जो कि इसकी वजह से पोर्चुगीज का फेलियर हुआ। फिर इसके बाद में आते हैं डच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डच कैसे आते हैं, क्या क्या उनका ट्रेड था, कहाँ पे उन्होंने फोर्ट बिल्डअप किए। नेक्स्ट स्लाइड में हम डच को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।